विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। इस 7वें चरण में हम पहुँच चुके हैं। अभी हम बनारस के एक एरिया में हैं। अभी हम बनारस ज़िले में हैं और बनारस के अभी हम सारनाथ में हैं। सारनाथ बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि जो लोग भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण जगह है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। उसके बाद उनका उपदेश विश्व के करीब सभी कोनों में पहुँचा और लोग उनके अनुयायी बनते गए। लेकिन आज हम पॉलिटिकल बात करेंगे। इस पॉलिटिकल बात करने के लिए हम अभी इस सारनाथ में पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लोगों से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ प्रमुख बिंदु पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से 6 चरण का चुनाव संपन्न हुआ और कल वोटिंग होने वाली है 6ठे चरण की और 7वें चरण में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो जिस पिछले 5 चरण का चुनाव हो चुका है और उसमें सभी राजनीतिक दलों का क्या क्या भूमिका रही है, ये सब आप लोग देखते आए हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें चरण में जो बनारस का जो खास करके जो लोकसभा सीट है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद हैं, इस सीट को लेकर के सबसे ज़्यादा गर्मी बनी रहती है। क्योंकि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद बन कर के आए हैं और यहाँ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो क्या उनका इस क्षेत्र में कितना प्रभाव रहता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काशी का क्याकल्प किया है, भगवान विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। और जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि हम बनारस को क्योटो बनाए हैं और बनाएंगे, तो कितना बना है मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्योटो के जिस आधार पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, क्या उस आधार पे उस बेस पर उनको वोट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन तत्काल अभी 7वें चरण बहुत ही हॉट होने वाली है, क्योंकि पूर्वांचल का एरिया है और यहाँ पर जातिगत समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सभी जातियाँ सभी अपने पक्ष में, सभी पार्टियाँ जातियों के आधार पर पक्ष में गोलमंद हो रही है। और पूर्वांचल इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि यहाँ जाति समीकरण सबसे मजबूत होता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इस बार हिंदुत्व के नाम पे इस बार वोट कम गिरने का चांस है। ऐसे में योगी और मोदी के लिए एक समीकरण बैठाने में, हिंदुत्व का समीकरण बैठाने में कुछ समस्याएं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये देश के प्रधानमंत्री का एरिया है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद है। तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का भी गढ़ रह चुका है। यहाँ पे अजय राय कांग्रेस से हर बार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और इस बार भी अजय राय भी कांग्रेस के पक्ष में ही प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी यह मजबूत किला हो सकता है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ यादव और मुस्लिम की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उनकी भी यहाँ दावेदारी बहुत मजबूत बनती है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ कुछ कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यहाँ मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम जाति का समीकरण से ऊपर उठ कर के बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा लाभार्थी जो प्रधानमंत्री जी के स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार योगी जी के स्कीम्स हैं, उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभार्थी यहाँ कोई सबसे ज़्यादा प्रदेश में कोई लाभार्थी है तो वो पूर्वांचल से ही है, और ख़ास करके गोरखपुर और बनारस के एरिया से ही है। तो ऐसे में क्या होता है, इस चुनाव का क्या परिणाम होता है, तो 10 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन अभी तत्काल यह कह सकते हैं कि ये चुनाव अपने सबसे चरम पे पहुंच चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में जनता को लुभाने में बहुत ही अपनी ताकत झोंके हुए हैं। मैं आपको हर पल का अपडेट आपको दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा, और जनता का पक्ष भी लूँगा, जनता का राय भी लूँगा, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। अभी तो मैं सारनाथ में हूँ और सारनाथ के बाद मैं बनारस और गाजीपुर और चंदौली के एरिया में जाऊँगा, गाँव में जाऊँगा। वहाँ मैं जनता का मूड जानने की कोशिश करूँगा और आप तक मैं पहुँचाऊँगा।